दोस्तों, किसी बच्चे को जब गोद में खिलाया जाता है तो पहली बार गोद में लेते हुए उसको देखते हैं और देखते कहते हैं कि इसकी आंखें तो इसके चाचा से, दादा, नाना, नानी, फूफी इस तरह से मिलती जुलती हैं। इसी तरह से बच्चे को एक एक अंग को देखा जाता है और देखने के बाद किसी परिवार वाले से मिलान किया जाता है। जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसकी हरकतों, उसकी आदतें होती हैं, तो घर परिवार के किसी सदस्य के बारे में बात की जाती है। इसकी आदत तो इसके ताऊ जी से मिलती है, इसकी आदत तो इसके चाचा जी से मिलती है। ठीक ऐसे ही एक कहानी है। इस कहानी में एक बालक को जब भी कोई खिलाया करता था तो कहते थे कि घर परिवार में तो इसकी शक्ल किसी से मिलती जुलती नहीं है। आखिरकार यह बालक किसका है? बस इतना था कि इसके बाद फिर पति के मन में भी एक शक पैदा हो जाता है। अपनी पत्नी से पूछता है कि बड़ा बेटा तो मेरा है, लेकिन छोटा बेटा किसका है? पति पत्नी में इसी बात को लेकर विवाद रहने लगता है। एक दिन पति जिद पर अड़ जाता है और वो कहता है कि मैं इस छोटे वाले बालक का हर हाल में डीएनए टेस्ट कराऊंगा और उसके बाद देखूंगा कि यह सचमुच में ही मेरा है या किसी और का है। यहाँ से विवाद और बढ़ने लगता है। इसी बात पर गुस्से होकर पत्नी ने जान देने की कोशिश की, लेकिन बात थम नहीं रही थी और बात पहुंच जाती है एक कत्ल पर। ऐसा परफेक्ट कत्ल किया गया था कि इससे ना किसी पोस्टमार्टम में कुछ आता है, ना कोई मारपीट में कुछ आता है और ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सामान्य मौत है। लेकिन पुलिस टीम के जब आला ऑफिसर ने इस मामले की जांच पड़ताल बड़ी बारीकी से की तो पता चलता है कि न केवल इसमें कत्ल होता है बल्कि कत्ल में भी कई लोग शामिल होते हैं। पुलिस ने उन सबको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। हालांकि मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन जब जब इस घटनाक्रम के बारे में चर्चा होती है तो लोगों के अंदर से एक सिरहन सी पैदा हो जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कोई व्यक्ति आखिरकार ऐसा कदम कैसे उठा सकता है। नमस्कार, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। आज की जो सच्ची घटना है मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। यह सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक जिला लगता है झालावाड़। दरअसल यही की सच्ची घटना है। एक इंटेलिजेंट ब्यूरो में काम करने वाला IB ऑफिसर जिसका नाम चेतन प्रकाश कलाना होता है, जो कि दिल्ली में रहकर जॉब कर रहा था और 14 फरवरी 2018 की ये बात है। वह अपने घर के लिए निकलता है। हर महीने 1-2 दिन की छुट्टी उसको मिलती है। वो पहले अपने माता पिता से मिलता है, उसके बाद फिर अपनी पत्नी और बच्चों से मिलता है। तो सबसे पहले वो ये 14 फरवरी 2018 को ये रामगंज मंडी पहुंचता है। अपने माता पिता से बातचीत करता है, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेता है। शाम के 6 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। उसने अपनी पत्नी को फोन किया। पत्नी यानी कि अनीता यानी कि प्राइमरी विद्यालय में सरकारी टीचर उसको फोन करता है और कहता है कि मैं लगभग अगले 1 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा और तुम अपनी जो भी कुछ खाना पीने की तैयारी रखना। कुछ इस तरह का मैसेज किया, लेकिन 1-1.5 घंटे से ज़्यादा का समय बीत जाता है। अनीता जब उनको फ़ोन करती है तो उनका फ़ोन मिलता नहीं है। अब अनीता परेशान हो जाती है कि उसका जो पति है जिसका नाम चेतन प्रकाश कलाना है, आखिरकार वह वहां रुक गया। तभी पास में रहने वाले एक रिश्तेदार होता है जिनका नाम मनमोहन मीणा होता है। यह अनीता मनमोहन मीणा के पास जाती है, कहती है कि देखो, मैंने अभी उनका फ़ोन आया था, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं 1 घंटे में घर आ जाऊंगा, लेकिन 6 बजे का मैसेज है, लेकिन अब 8 बज चुके, अभी तक घर नहीं आई। देखो जरा वो कहाँ है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अजीब सी घबराहट भी हो रही है मुझे। जब इस तरह की बात अनीता ने कही तो मनमोहन मीणा को ऐसा लगता है कि देखना चाहिए। उन्होंने 2 लोगों को और शामिल किया और शामिल करने के बाद इसके पति यानी कि जो IB ऑफिसर होता है चेतन प्रकाश कलाना, उसको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार जालरा पाटन के पास भवानी मंडी मार्ग है और भवानी मंडी मार्ग के बाद रेलवे की रलायता पुलिया के पास वो बेहोशी की हालत में IB ऑफिसर मिल जाता है। उसको तत्काल प्रभाव से वहां से लेकर नज़दीकी एक हॉस्पिटल होता है, जिसे हॉस्पिटल का नाम ARG हॉस्पिटल है, वहाँ लेके जाते हैं और वहाँ ले जाने के बाद उसको दिखाया जाता है। डॉक्टर लोग उसको इलाज शुरू कर देते हैं। जैसे डॉक्टर लोगों ने देखा, उन्होंने कहा कि इनकी मृत्यु हो चुकी है, यानी कि ये मर चुके हैं।
जैसे ही आईबी ऑफिसर के मरने की बात आती है, मनमोहन मीणा ने सबसे पहले पत्नी को, फिर उसके माता पिता को, रिश्तेदार, आसपास के सभी लोगों को ये खबर पहुंचाई जाती है। सभी लोग इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे होने के बाद यह हॉस्पिटल में जमघट लगा जाता है। अब मामले की सूचना पुलिस को भी दे दी जाती है। आखिरकार पुलिस में एक एफआईआर दर्ज कर दी जाती है और सस्पेक्टेड डेथ, यानी कि ये जो डेथ थी कोई सामान्य डेथ नहीं लग रही थी, कुछ ना कुछ इसमें सस्पेंस था। अब इस मामले की जो जांच पड़ताल अब जब शुरू होती है, पुलिस इस मामले को बड़ी गंभीरता से ले रही है। साथ ही 15 फरवरी 2018 को मेडिकल बोर्ड में इस लाश का पोस्टमार्टम कराया जाता है और पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है तो हर कोई हैरान हो जाता है। दरअसल ये जो सस्पेक्ट मौत थी, ये सस्पेक्ट ही रह गई, क्योंकि कोई ऐसा सबूत ही नहीं मिला जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि हत्या है, या फिर किसी कोई शरीर पर एक भी मारपीट चोट का कोई निशान नहीं था। सब कुछ एकदम सामान्य जैसी स्थिति। अब ऐसी स्थिति में वो क्या किया जाए, अब देखते हैं ही देखते पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है। साथ ही जो विस्तार रिपोर्ट होती है उसको विज्ञान भेजा गया ताकि ये पता चल सके कि आखिरकार कहीं कोई बात तो नहीं है। पुलिस अपनी तरफ से कोई भी कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा सबूत हासिल नहीं हो रहा था। पुलिस ने क्या इसे एक तरफ से सामान्य मौत मान लिया, लेकिन जो लड़के के पिता होते हैं, लड़के के पिता को इसे सामान्य मौत मानने को तैयार नहीं थे। वे सीधा कोर्ट जाते हैं और कोर्ट जाने के बाद यह कोर्ट से अपील करते हैं। इस बात को 3 महीने का समय बीत जाता है। कोर्ट से अपील करते हैं कि मेरे बेटे की जो मौत है वह सामान्य नहीं है बल्कि हत्या है। आप इस मामले की फिर से जांच करवाएं और अच्छे से जांच होगी तो शायद कोई ना कोई बात निकल के सामने जरूर आएगी। पिता ने जब कोर्ट से जाकर अपील की तो कोर्ट ने इस बात को मान लिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की पुनः तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पुनः एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अब अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। मामले की बात एसपी आनंद शर्मा तक पहुंचती है। उन्होंने एडिशनल एसपी छगन सिंह राठौड़ के नेतृत्व में एक टीम गठित करते हैं और सदर थाना प्रभारी संजय मीणा, एएसआई अजीत मोगा और हेड कांस्टेबल मदन गुज्जर, कुंदन राठौर, महेश सिंह, हेमंत शर्मा, इस तरह की एक टीम बनाई जाती है और टीम से कहा जाता है कि इस मामले की बारीकी से बारीकी पहलू हो इसकी जांच करी, क्योंकि मामला एक आईबी ऑफिसर से जुड़ा हुआ है, उसकी पत्नी शिक्षिका है और परिवार बहुत ही वेल है, इसीलिए जरूरी है कि इस मामले की अच्छी जांच हो। फिर कोर्ट ने जो आदेश दिया था, कोर्ट के आदेश का पालन करना भी पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। आखिरकार पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। दोस्त हो, रिश्तेदार हो या दुश्मन हो, सभी को एक लिस्ट बनाई जाती। साथ ही दिल्ली में आईबी ऑफिसर में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी थे, वहाँ भी दोस्त हो या उसके आसपास कोई भी मिलने वाला हो, साथ ही उसके दुश्मनों की लिस्ट बनाई जाती है। सभी से बारी बारी से गहनता के साथ पूछताछ की जाती है। साथ ही पुलिस ने इस मामले को 3 बिंदुओं पर लेकर चलती है। पहला बिंदु ऐसा था जिसको बताया गया कि हो सकता है कि आईबी ऑफिसर को हार्ट अटैक आया हो और हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। दूसरा बिंदु यह है कि वो अपनी व्यक्तिगत परेशानियों से इस कदर परेशान हो और उसने हो सकता है कि जान दे दी हो। और तीसरा बिंदु यह था इसका मर्डर हुआ है, यानी कि 3 अलग अलग पॉइंट चलते हैं और तीनों पॉइंट पर पुलिस की जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। आखिरकार पुलिस ने जब अलग अलग लोगों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, अड़ोस पड़ोस वालों से, सभी से बातचीत करना शुरू किया तो बातचीत करने के बाद यह पता चलता है कि जो छोटा बेटा है उस बेटे का लेकर अक्सर उसको आईबी ऑफिसर होता है, वो अपनी पत्नी से नाराज रहता था और एक बार उसने यह तक बोल दिया कि वो अपने छोटे बेटे का डीएनए टेस्ट कराएगा। उसे ऐसा लगता है कि ये बेटा उसका नहीं है। जब पत्नी से ये बात पूछी जाती है तो पत्नी कहती है कि ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब हमें बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। लेकिन पुलिस जब अपने मामले में अपने हिसाब से जब जांच पड़ताल करती है तो पुलिस के सामने एक नाम आता है और वो नाम था परवीन राठौड़। परवीन राठौर को, जो कि राजस्थान पुलिस में एक कांस्टेबल के पद पर तैनात होता है, आखिरकार जब ये नाम आता है और अनीता से ये नाम जुड़ता है तो इसे जोड़ने के लिए जो पुलिस ने अपना काम करना शुरू किया है वो पता चलता है कि अनीता और परवीन राठौर जो कि राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल होता है, यह बचपन से ही एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं।
प्रवीण की जॉब लग जाती है राजस्थान पुलिस में और साल 2008 की बात है। अनीता की नौकरी लग जाती है सरकारी विद्यालय में टीचर बन जाती है। साल 2008 की बात है। जब उसकी नौकरी लग जाती है तो प्रवीण राठौर इसके घर पहुंचता है। अनीता के घर जाकर कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ। जैसे ही अनीता के घर वालों को यह बात पता चलती है तो अनीता के घर वालों ने साफ साफ इनकार कर दिया, यह शादी किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती है। इसीलिए तुम्हारे रास्ते अलग हैं और हमारे रास्ते अलग हैं। यह शादी की जब मजदूरी नहीं दी जाती है तब अनीता के लिए एक लड़के की तलाश शुरू कर दी जाती है। आखिरकार साल 2011 में चेतन प्रकाश कलाना नाम के एक लड़के से, जो कि आईबी ऑफिसर में होता है, दिल्ली में उसकी पोस्टिंग होती है, उससे उसकी शादी हो जाती। यहाँ से ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, सब कुछ ठीक था। साल 2012 में इनको एक बेटे का जन्म होता है और यह परिवार बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से अच्छे से रह रहा था। उधर प्रवीण राठौर जो होता है उसकी भी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद, यह 2014 की बात है, दिसंबर का महीना था, उसकी पत्नी की भी सरकारी विद्यालय में नौकरी लग जाती है। और जब नौकरी लगती है, एक दिन वो अपनी पत्नी को सरकारी विद्यालय में छोड़ने के लिए जा रहा था, जो कि झालावाड़ का एक असनावर विद्यालय होता है। असनावर में जब उसने अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए गया तो उसने एक शिक्षिका को भी उसी विद्यालय में देखा। असनावर विद्यालय में उसकी पत्नी की भी तैनाती होती है और वो जो बचपन की दोस्त होती है अनीता, उसकी भी प्रेमिका, उसकी भी उसी विद्यालय में तैनाती होती है। जब जब अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए जाया करता था तब तब अनीता से उसकी बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। दोस्ती गहरी हो जाती और नज़दीकियाँ इतनी आपस में बढ़ने लगती हैं। जब नज़दीकियाँ बढ़ रही थी, यह रिश्ता गहरा हो रहा था, उस वक्त यह जो अनीता शिक्षिका होती है वह अपने माता पिता के साथ गायत्री कॉलोनी में रह रही थी, लेकिन इसका मिलना जुलना आसान नहीं हो पाता। कांस्टेबल का तब उसने कहा कि क्यों ना तुम यहाँ से अपना घर बदल लो, अपना नया घर खरीद लो। इसके लिए उन्होंने कोशिश की और हाउसिंग बोर्ड में एक नया घर दिलवा दिया। अब यहाँ से नया जो घर होता है उसको एक छोटा है बेटा है, वो खुद है और उसका पति है। उसके महीने में 1 या 2 छुट्टी मिलती करती थी, इसीलिए वो महीने में 1-2 बार आया करता था। अब प्रवीण राठौर के लिए अनीता से मिलना कोई मुश्किल काम नहीं था। एक दिन आईबी ऑफिसर के माता पिता ने इसको बेरोक टोक घर में जब आते हुए देखा तो उन्हें ये बात बहुत ख़राब लगी। उन्होंने कहा कि बेटा प्रवीण, तुम कभी भी गैर मौजूदगी में घर नहीं आओगे, जब भी आओगे उसके साथ आओगे। अब ये भी एक इत्तेफाक होता है कि जब आईपी ऑफिसर था तभी वह प्रवीण राठौर भी आ जाता है और ये रक्षाबंधन के पर्व के आसपास की बात थी। तभी अनीता कहती है कि तुम्हें मुझे लेकर इतना शक है तो ठीक है, मैं इसे एक रिश्ते को नया नाम दे देती हूँ। यानी कि उसको उसने अपना बम्बोला भाई बना लिया और कहा कि यह घर में आएगा और किसी को कोई दिक्कत, कोई एतराज़ नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे ऐसे ही बढ़ने लगा और ये महिला प्रेग्नेंट हो जाती है। जब महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो अक्टूबर 2017 की बात है, उसको एक बेटा भी पैदा हो जाता है। जब उस बेटे को कोई खिलाता था, उस लाड करता था, प्यार करता था, तब उसके नए नक्श देखा करता था, उसकी आईब्रो देखा करती थी, उसकी आंखें देखा करती थी, उसके होठ, उसके हाथ स्टाइल कुछ ऐसा देखा करते थे। तो कहते थे कि यह तो उस आईबी ऑफिसर से बिल्कुल, चेतन से इसकी शक्ल मिलती ही नहीं है, किसका है। यह बात सब चेतन को बहुत ज़्यादा अकती थी, परेशान करती थी। इसीलिए चेतन ने कहा अपनी पत्नी से, बड़ा बेटा तो मेरा है लेकिन छोटा बेटा मेरा नहीं, मैं इसका हर हाल में डीएनए टेस्ट कराऊंगा, देख लेना, और जिस दिन इस डीएनए रिपोर्ट आई जाएगी उस दिन पर्दाफाश होगा, उस दिन तुम्हारा क्या हश्र होगा, तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं। अब इसी बात को देखते हुए पति और पत्नी में विवाद रहने लगता है। विवाद कुछ बढ़ता है, लेकिन वो जो आता था कांस्टेबल था, अनीता के पास आता था, मिलता था। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात थी कि पत्नी के पास 2 मोबाइल थे। एक मोबाइल से वो अपने पति से बात करती थी और दूसरे मोबाइल से वो अपने प्रेमी से बात करती थी, यानी कांस्टेबल से। और वो मोबाइल भी कांस्टेबल ने ही खुद दिलाया हुआ था। अब वो दोनों से आपस में संपर्क में थे। तो ऐसे थे कि पुलिस ने जब इस मामले की जांच पड़ताल की तो जांच पड़ताल में भी वो इसीलिए सामने नहीं आए। आखिरकार अब यहाँ पर इसकी जो मिलने जुलने पर पाबंदी लग जाती है। तब अनीता यह अपने प्रेमी यानी कि कांस्टेबल के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है, क्यों ना इसे ख़त्म कर दिया जाए।
और ख़त्म करने के लिए जो प्लान बनाया जाता है तभी कांस्टेबल प्रवीण राठौर ने अपना एक मिलने वाला होता है ARTO पर एजेंट का काम करता था जिसका नाम शाहरुख होता है। शाहरुख को वो कहता है कि भाई मेरी बहन है और मेरी बहन को एक लड़का यानी कि उसका बहनोई उनको बहुत ज़्यादा परेशान करता है और मैं चाहता हूँ कि हम उसे मार दें। इसके लिए उसने 3 लाख रुपए शाहरुख ने और 3 लाख लेने के बाद 25 दिसंबर 2017 को ये अनीता मुखबिर करती है। जब ये दिल्ली से राजस्थान के लिए आता है तो उसने कहा कि ठीक है मैं इसे रास्ते में ही मार दूंगा। अब रास्ते में मारने वाली बात थी लेकिन ठंड का मौसम ज़्यादा था इसीलिए उसने अपने आप के चेहरे पर कवर किया होता है। उसने मफलर बांधा हुआ था जिसकी वजह से इसकी पहचान नहीं हो पाती है और वह 25 दिसंबर 2017 को बच जाता है। 4 जनवरी 2018 को आखिरकार शाहरुख अपना एक साथी होता है जिसका नाम साकिर होता है। साकिर को 20,000 रुपये देता है और कहता है कि ट्रक से इसको टक्कर मारनी है। जैसे ही ट्रक से स्कूटी को टक्कर मारनी थी लेकिन स्कूटर आगे निकल जाता है और टक्कर लग नहीं पाती है। यह दूसरा मामला फेल हो जाता है। तीसरी बार कोशिश की जाती है, चौथी बार कोशिश की जाती है, 4 बार जब फेल हो जाते हैं लेकिन वो लगे हुए थे। आखिरकार 14 फरवरी 2018 को अनीता ने माध्यम से उस कांस्टेबल को सूचना मिलती है कि वो आज घर पर आ रहे हैं। यह टाइमिंग होगा तब उस कांस्टेबल ने शाहरुख को अपने जो भी रास्ता दिखाया उसने कहा कि तुम्हें इसका पीछा करना है और वहां जाने के बाद जैसे ही ट्रेन में बैठेगा और ये झालावाड़ आएगा तब इसका तुम पीछा करना और देखते हैं आगे क्या होता है। अब यहाँ से इन्होंने इसी पूरी प्लानिंग बनाते हैं और जैसे ही झालावाड़ रेलवे स्टेशन पर उतरता है तो पहले से ही एक कार खड़ी होती थी। कार में 3 लोग बैठे थे। IB ऑफिसर जैसे ही वो निकल रहा था तभी उसका अपहरण कर लिया जाता है। अपहरण करने के बाद उसे कार में बिठाया जाता है और उसको एक ऐसा इंजेक्शन दिया जाता है कि वह उस इंजेक्शन की ओवरडोज हो जाती है और ओवरडोज के बाद उसके यह बताया जाता है कि यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कभी भी इंजेक्शन आ ही नहीं सकता है। इसीलिए उन्होंने उसको अपहरण करने के बाद इंजेक्शन दे दिया और इंजेक्शन देने के बाद उसकी मौत हो जाती है। मौत भी इसीलिए भी होती है क्योंकि उसकी नाक को बंद कर लिया जाता है। उसको सांस नहीं आया था लेकिन पुलिस ने जब इस मामले की गहनता से जांच पड़ताल की तो पता चलता है कि यह इंजेक्शन की व्यवस्था एक संतोष निर्मल नाम का व्यक्ति होता है जो कि नर्सिंग का भी उसने काम किया था। आखिरकार पुलिस ने एक एक कड़ी को जोड़ना शुरू किया जिसमें शाहरुख, साकिर, संतोष, निर्मल, फरहान, अनीता और जो कांस्टेबल होता है प्रवीण राठौर इन सभी की भूमिका होती है और मामले की चार्जशीट लगाकर कोर्ट में दाखिल कर दी जाती है। सभी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। साल 2018 का एक किस्सा था, साल 2025 चल रहा है और बहुत जल्दी बताया जाता है कि इस कोर्ट में इसकी तरफ से फैसला आ जाएगा और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल जाएगी। और यह एक ऐसा परफेक्ट कत्ल था जिसमें शायद आरोपी कभी नहीं पकड़े जाते, लेकिन पिता को बिल्कुल भी यकीन नहीं था। पिता ने जब कोर्ट से अपील की उसके बाद फिर आरोपियों के मामले में पुलिस ने गहनता से जांच की और पुलिस ने जब जांच की तो इसमें एक बेहतरीन काबिल तारीफ वाली बात, पुलिस ने जो इसमें अपना काम किया बाकी पुलिस की तारीफ करनी पड़ेगी और जिसने भी हत्यारे होते हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। इसमें आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।